हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स वाले सभी एडजस्टमेंट्स का रिवीजन, शॉर्ट एंड स्वीट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के, एमटीपीस के, आरटीपीस के। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट किसका है? प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड को एक्सपेंस को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं और एडवांस एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो प्रीपेड को तो आप अच्छे से समझते ही हो, अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं और एडवांस भी बोलते हैं। प्रीपेड का मतलब अगली बार का एक्सपेंस हमने इसी बार क्या कर दिया, पे। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस टू कैश या एक्सपेंस टू बैंक। मान लो मैंने सैलरी पे करी, सैलरी टू बैंक 100 रुपीज की। अब बाद में क्या पता लगता है कि इसमें 10 रुपीज प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब नेक्स्ट ईयर का है। अब पी एंड एल का मतलब सिंपल सा क्या है, रिलेटेड टू करंट ईयर या इस बार का। पी एंड एल में कौन से एक्सपेंस आने चाहिए, इस बार के। मुझे तुम्हारे बैच के सही प्रॉफिट निकालने हैं, तो तुम्हारे बैच से रिलेटेड एक्सपेंस इसमें क्या होने चाहिए, चार्ज। तो अब इसका मतलब क्या है, आपने 100 रुपीज के एक्सपेंस पे किए, जिसमें से 10 रुपीज कब का है, नेक्स्ट ईयर का। आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, 100 रुपीज का आपका क्या लगा, मैंने पे एक्सपेंस पे किया, मान लो रेंट पे किया 100 रुपीज का, और इसमें 10 रुपए कब का है, अगले साल का मैंने रेंट पे कर दिया। तो वो फाउंडेशन का एक्सपेंस है या इंटर का एक्सपेंस है? तो वो यहाँ से हटेगा, इंटर इंटर वाले बैच में क्या होगा, चार्ज। तो 100 रुपए मैंने पे किए, जिसमें से 10 किसके हैं, नेक्स्ट ईयर के। तो जो नेक्स्ट ईयर के है वो यहाँ से क्या कर दिया, माइनस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, पी एंड एल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। और बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। क्यों? क्योंकि अगली बार मुझे बिना रेंट पे किए बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी। तो इसलिए मेरे लिए क्या है, एसेट है। मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स है कि बिना रेंट पे किए मुझे बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी। तो सिंपल सा एडजस्टमेंट क्या हुआ, एक्सपेंस में से क्या कर दो, कम, और बैलेंस शीट में कहाँ लिख दो, असेट साइड में। अब कई बार ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, कि मैंने एक्सपेंस पे किया, उसकी एंट्री तो मैंने क्या डाली, एक्सपेंस टू बैंक। इफ एनी आइटम इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इट मींस एंट्री ऑफ दैट आइटम हैज ऑलरेडी बीन पास्ट। ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज किससे आएगी, जनरल एंट्री से। तो इसकी एंट्री मैंने डाल दी। अब बताओ बच्चों, मैंने इसकी एंट्री क्या डाल दी, ये अगली बार का एक्सपेंस है। तो मुझे पता लगा कि मैंने 100 रुपए, मान लो सैलरी है, मैंने मनीष सर को कितने रुपए दे दिए, 100। बनते कितने थे, 90। तो मुझे पता लगा 10 अगली बार के चले गए, तो मैं एक्सपेंस को क्या कर दूंगा, कम। तो एक्सपेंस को क्या करूंगा, माइनस, और डेबिट किसको करूंगा, एसेट को। ये एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, कि ये एसेट बनाई, और एक्सपेंस को क्या किया, कम। क्यों कम किया, क्योंकि मैंने 100 पे कर दिया, जिसमें से 10 रिलेट्स टू नेक्स्ट पीरियड। तो एंट्री पूछे तो क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस के अंदर वो जुड़ा हुआ है जो अगली बार का है, तो उसको सही करने के लिए क्या कर दिया, माइनस। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, डेबिट एसेट बन गए मेरे। तो ये दोनों एंट्री हो गई है, तभी प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आया। ये एंट्री हो गई प्रीपेड एक्सपेंस वाली, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में आया। तो ये एंट्री हो गई, तो एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड। तो एक बार बच्चों वापस सुनो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, कि मेरा अगली बार का एक्सपेंस है। तो अगली बार का एक्सपेंस है, तो मैं एक्सपेंस को क्या करता हूँ, कम, और इसको क्या करता हूँ, डेबिट। अब ये ट्रायल बैलेंस में आया है, तो खाली डेबिट होके तो आया नहीं, एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रेडिट। तो एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, माइनस। तो इफ प्रीपेड एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, कि एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम। तो अब 90 में से दोबारा 10 कम नहीं करना। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो ये सिर्फ किस में आएगा, असेट में। और एडजस्टमेंट में आ रहा है, तो क्या करना होगा, एक्सपेंस में से भी कम करना होगा और एसेट में भी लिखना होगा। तो एडजस्टमेंट इसका फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या होगा, इफ नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तब क्या करना होगा, एक्सपेंस में से कम करो और एसेट साइड में बढ़ा दो। और इफ अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तब पी एंड एल में तो कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या ड्यू एक्सपेंस या एक्रूड एक्सपेंस एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, मतलब एक्सपेंस इस बार का है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, ड्यू और एक्रूड भी लिख सकते हैं। तो बताओ, मैंने 100 रुपीज का एक्सपेंस पे किया, एंट्री क्या बन गई, एक्सपेंस टू बैंक। ट्रायल बैलेंस कैसे टेली हुआ, एक्सपेंस आ गया और बैंक क्या बन गया, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। अब ड्यू एक्सपेंस कितने गए, 10। तो मुझे पता लगा कि मैंने मनीष सर को 100 दे दिए, और अभी फाउंडेशन के कितने देने बाकी है, 10 और। तो मेरा इस बार का एक्सपेंस कितना है, 100 प्लस 10, 110। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंस मुझे मनीष सर को देने हैं, तो मनीष सर हैज बिकम माई लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में, और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या होगा, ऐड होगा। एंट्री क्या बनेगी, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो मतलब किस वजह से आया है, एक्सपेंस टू बैंक के बाद दूसरी एंट्री कौन सी भी होगी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आया, तो क्या एंट्री हुई, मैंने 100 रुपीज पे कर दिए, बाद में मनीष सर कह रहे हैं कि अभी आपके 10 और देने बाकी है। तो वो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी। ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है।
प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट, ये मनीष सर का अकाउंट है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, कितने रुपए की, 10 रुपीज की। देखो बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस में आया तो कैसे आया, एक्सपेंस टू बैंक एंट्री करी, फिर मैंने एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एंट्री करी, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस में आया। कोई चीज ट्रायल बैलेंस में कैसे आई, लेजर में, लेजर में कैसे आई एंट्री, तो मैं ऑलरेडी क्या एंट्री कर चुका हूँ, एक्सपेंस मैंने फिर ऑलरेडी बढ़ा ही दिया भाई। ऐसे थोड़ी है खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो गया और आ गया, तो रिलेटेड एक्सपेंस भी ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेबिट। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब एक्सपेंस इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। तो अब एक्सपेंस तो ये वाला ही आएगा सीधा, इसके अंदर वापस से ऐड मत करना। और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है तब P&L में कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज में। और एडजस्टमेंट में आ रहा है तो क्या होगा, P&L में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करना है और बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज में। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का फटाफट से बताओ, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में, प्रीपेड कहाँ आएगा, एसेट में, चाहे एडजस्टमेंट में आए चाहे कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बैलेंस शीट में आएंगे एसेट और लाइबिलिटीज में। और एडजस्टमेंट में आ रहा है तो प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में से क्या होगा, एक्सपेंस में ऐड होगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं तो P&L में कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम का मतलब क्या है, अभी पढ़ाया नहीं और रुपए आ गए, या सर्विसेज आर येट टू बी रेंडर्ड बट अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। आपने मुझे फीस दी, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस 100 रुपीज की, तो मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे टैली होगा, कैश डेबिट साइड में आ जाएगा और फीस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब बाद में पता लगा कि इस 100 में से 10 रुपीज आपने मुझे इंटर की दे दी, तो मैं फाउंडेशन की इनकम निकालूंगा तो कितनी निकालूंगा, 100 इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 10। तो 10 इस बार का नहीं है, ये इंटर का है, तो 100 में से 10 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इनकम में क्या करना पड़ेगा, अनअर्न्ड फीस का या एडवांस फीस का। एडवांस फीस का मतलब अगली बार के रुपए मुझे पहले मिल गए, तो 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। और ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि अगली बार मुझे बिना फीस लिए पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा ऑब्लिगेशन बाकी है। तो अनअर्न्ड फीस का एडजस्टमेंट क्या होगा, इनकम में से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अगली बार का है, अनअर्न्ड लिखा होगा या क्या लिखा होगा, एडवांस फीस, ठीक है। तो इनकम में से कम क्यों किया, बिकॉज दिस इनकम नॉट डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर, इट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, तो इनकम में से माइनस कर दिया। और लाइबिलिटी में क्यों लिखा है, क्योंकि रुपए तो आ गए, अगली बार बिना रुपए लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा ऑब्लिगेशन बाकी है, तो लाइबिलिटीज में होगा। अब ये ट्रायल बैलेंस में आ जाए तब क्या होगा, ये आया क्यों ट्रायल बैलेंस में, एंट्री सोच लो, कैश टू फीस 100 आया। अब ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब एंट्री डल गई, और क्या एंट्री डाली होगी मैंने, फीस ऑलरेडी क्या कर दी होगी, कम, कि मैंने 100 में से 10 अगली बार के तो माइनस कर दिए, और एडवांस फीस मैंने क्या बना लिया, लाइबिलिटी। तो फीस हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो फीस पहले से ही सही हो चुकी है, माइनस होकर आ रही है, तो इसको सिर्फ कहाँ लिखना है, इन सॉरी लाइबिलिटी साइड में। और इनकम में कोई और एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इनकम ऑलरेडी क्या हो चुकी है, माइनस। तो इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो सिर्फ कहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज में। तो इफ अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो P&L में कुछ नहीं करना, वापस से इनकम को माइनस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में। और इफ नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस मतलब एडजस्टमेंट में आ रहा है, तब क्या होगा, इनकम में से माइनस करो और बैलेंस शीट में कहाँ लिखो, लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम का मतलब ये उल्टा है, उसमें तो क्या था, आपने फाउंडेशन में किसकी फीस दे दी, इंटर में, इंटर की। इसका मतलब क्या है, अभी आपकी फाउंडेशन की फीस आनी ही क्या है, बाकी है। तो मुझे बच्चों ने कितनी फीस दी, कैश टू फीस 100 रुपीज, तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हुआ, कैश डेबिट में आ गया, फीस इनकम में आ गई। एक्रूड फीस 10 रुपीज, इसका मतलब क्या है कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, मुझे उनसे रुपए लेने बाकी है, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा कि 100 रुपए की फीस तो मुझे मिल गई, मैं इनकम कितनी बुक करूं, 100 की तो मिल गई, अब तुम कह रहे हो कि 10 रुपए अभी और देने बाकी है, तो माई इनकम इज 110। करंट ईयर के कितने रुपए है, 110, जिसमें से 100 मिल गए, 10 लेने बाकी है। तो एक्रूड फीस इनकम में क्या होगा, ऐड। और बैलेंस शीट में कहा आएगा, एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरा एक तरह से क्या है, डेटर है, ये मेरा एक तरह से क्या है, डेटर। अब मैं एंट्री क्या डालूंगा, एक्रूड इनकम की, इनकम बढ़ाऊंगा, और एक्रूड इनकम मतलब डेटर। ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम बढ़ा ली और ये क्या बनाया, डेटर। एक्रूड फीस टू फीस। बताओ अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्या हुआ होगा, पहले मुझे फीस आई 100 रुपीज की कैश में, फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर 10 रुपए अभी और देने बाकी है, तो और देने बाकी है तो मैंने अपनी इनकम बढ़ा ली और क्रेडिट कर ली, और एक्रूड फीस क्या कर लिया, डेबिट। तो ये क्या है, इस एंट्री की वजह से ये कहाँ है, ट्रायल बैलेंस में। तो एक्रूड फीस अगर ट्रायल बैलेंस में आ रही है मतलब फीस ऑलरेडी 100 प्लस 10 110 हो चुकी है, तो फीस इज इंक्लूसिव ऑफ एक्रूड फीस। तो अब 110 को ही P&L में डालना है, P&L में और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 110 में ऑलरेडी क्या है, एक्रूड फीस एडिड है।
तो सिर्फ इसको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो फीस वाली अमाउंट ही कहाँ लिखनी है, P&L में दोबारा से ऐड नहीं करना, और ये अलग से क्या है, असेट, असेट में आएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो केवल असेट में डालना, इनकम में और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ट्रायल बैलेंस के बाद में आ रहा है तो इनकम में अभी जुड़े हुए नहीं है, तो इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो फाइनली इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो केवल असेट साइड में लिखना, P&L में कुछ नहीं करना। ट्रायल बैलेंस के बाद में आ रहा है मतलब एडजस्टमेंट में आ रहा है तो इनकम में ऐड करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में असेट साइड में। अब इन चारों का मैंने क्या बनाया, कंबाइंड चार्ट। अब ये चाहे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा हो चाहे एडजस्टमेंट में आ रहा हो, बैलेंस शीट में पक्का आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि अगली बार क्या है, बिना एक्सपेंस दिए, बिना एक्सपेंस पे किए, बिना रेंट दिए बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी, बिना सैलरी दिए मनीष सर की सर्विसेज मिलेगी, अगर प्रीपेड सैलरी है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि रुपए देने बाकी है। अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि मेरे पास रुपए आगे अगली बार बिना फीस लिए पढ़ाना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन बाकी है। एक्रूड इनकम का मतलब मेरे पास रुपए लेने बाकी है मेरे को बच्चों से, तो ये क्या है, एसेट। तो ये चाहे एडजस्टमेंट में आए चाहे क्या आए, ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, हमेशा आएंगे आएंगे। प्रीपेड एसेट में, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में, अनअर्न्ड लाइबिलिटी में, एक्रूड इनकम एसेट में। और अगर P&L में देखना पड़ेगा, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं तो P&L में अब एक्सपेंस और इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। P&L के बाद सॉरी, P&L के नहीं, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं तो ये ऑलरेडी एक्सपेंस इनकम एडजस्ट हो चुके हैं, तो हमें वापस से इनकम एक्सपेंस में कुछ नहीं करना। बट ट्रायल बैलेंस के बाद में आ रहे हैं एडजस्टमेंट में, तब क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार का है, हमें इस बार का ढूंढना है, तो ये अगली बार का एक्सपेंस है, माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस बार का जुड़ा हुआ नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा। अनअर्न्ड इनकम माइनस करनी पड़ेगी, क्यों माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम में एडिट तो है बट है कौन से साल की, अगली बार की। और एक्रूड इनकम, इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड, इस बार की है लेकिन अभी तक जुड़ी हुई नहीं है। तो P&L में देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो या नहीं आ रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा एसेट लाइबिलिटीज में आएंगे, भले ही ट्रायल बैलेंस में आए भले ही ना आए। और P&L में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं तो कुछ मत करना, इनकम एक्सपेंस ऑलरेडी एडजस्टेड है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिंपल सा है, पूरा बड़ा चैप्टर है, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन फाइनल अकाउंट के चैप्टर में कितना का आता है वो देख लो। आपने एसेट खरीदी, आपने एंट्री क्या करी, एसेट टू बैंक, तो एसेट से डेबिट साइड में आ गई और बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा या क्रेडिटर लाइबिलिटीज में आ जाएगी, उधार खरीदी है तो। अब नीचे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, इसका मतलब अभी तक क्या नहीं किया, डेप का एडजस्टमेंट नहीं किया। तो बताओ, डेप है तो हमारा इस बार का एक्सपेंस है, तो P&L में क्या आ जाएगा, डेबिट। 100 का 10% P&L में क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, 100 माइनस 10, 90 रुपीज। तो डेप का एडजस्टमेंट क्या करना है, P&L में डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एसेट टू बैंक के बाद आपने अगली एंट्री कर दी है डेप टू एसेट। तो डेप टू एसेट करने से एसेट तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम। अगर डेप ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब एसेट ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम। तो एसेट में अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ये सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा और ये P&L में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है डेप, तो सिर्फ कहाँ भेजना है, P&L में। एसेट में से दोबारा कम नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी कम है। तो इफ डेप इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस तो ओनली इन P&L, एसेट में से माइनस नहीं करना। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस आ रहा है तब क्या होगा, P&L में भी डेबिट करना है और एसेट में से भी क्या करना है, माइनस। अब आता है यूज ऑफ गुड्स फॉर पर्पस अदर देन सेल। सेल के अलावा आपने गुड्स को कहीं और लगा लिया तो क्या होगा, आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, सैलरी में। मेरे कपड़े का काम है, मैंने 2 ड्रेस किसको दे दी, इंप्लॉइज को, सैलरी में से। ड्राइंग्स मैंने खुद यूज कर ली, चैरिटी मैंने तुमको, समझ रहे हो, मंगतों को दे दी। और उसके बाद तुम्हें नहीं कह रहा, जो पास में उसको बोलो। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का मतलब नाम ले दूं क्या, छोड़ो रहने दो। फ्री सैंपल का मतलब यूज करने के लिए, इसका मैंने एग्जांपल दिया था ना, राशन वाले चाय पत्ती मैगी के छोटे छोटे पाउच देते, मैगी मतलब मैगी के वेरिएंट कोई उसी टाइप का नूडल्स का पाउच दे देता है, ये यूज करके देखो। तो फ्री सैंपल में दे दी, तो अलग अलग जगह मैं इसको क्या कर सकता हूँ यूज, तो क्या होगा, एंट्री बताओ। सैलरी में दे दी तो क्या होगा, सैलरी डेबिट मेरा एक्सपेंस है। और क्रेडिट हर बार क्या होगा, परचेज। गुड्स के आने पर डेबिट क्या होता है, परचेज। तो जाने पर क्रेडिट भी क्या होगा, परचेज। अदर देन सेल, गुड्स कहीं भी जाए तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज। अदर देन सेल कहीं भी जाए गुड्स तो क्या होगा, परचेज। अब डेबिट सैलरी में दिया है तो सैलरी, ड्राइंग्स में दिया है तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब खुद ले लिया, यूज कर लिया तो ड्राइंग्स। चैरिटी में दिया है तो चैरिटी। फ्री सैंपल को हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। इससे मेरे प्रोडक्ट का क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हो जाता है, लोग उसके बारे में जानने लग जाते हैं। पक्का। अब आप बताओ क्या करना है, सैलरी का क्या होगा, पहले बताओ। परचेज क्रेडिट करना है तो मतलब क्या है, ट्रेडिंग में से तो क्या करना है, रिड्यूस फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, परचेज में से क्या करना है, कम। परचेज क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि परचेज क्या हो रहा है, कम।
दूसरा इंपैक्ट सैलरी है तो क्या होगा, आप खुद सोच लो। पी एंड एल में क्या होगा, डेबिट। ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से क्या होगा, कम। चैरिटी है तो पी एंड एल में से डेबिट। फ्री सैंपल है तो पी एंड एल में डेबिट। तो बताओ, अगर ये एडजस्टमेंट आता है गुड्स गिवन इन सैलरी, ड्राइंग्स, ये कोई सा भी, तो आपका पहला इंपैक्ट क्या करना है, ट्रेडिंग में परचेजेस में से क्या कर देना, माइनस। और दूसरा इंपैक्ट सैलरी है तो पी एंड एल में डेबिट, चैरिटी, फ्री सैंपल में भी पी एंड एल में डेबिट, बस ड्राइंग्स है तो कैपिटल में क्या कर देना, कम। अब अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है तो आपने पहले परचेज टू कैश करा 1 लाख, और फिर फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है। अगर इसकी ऑलरेडी एंट्री डल चुकी है तो परचेज ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम। 1 लाख का परचेज किया, उसमें से 10 ऑलरेडी कम हो चुका है, तो फिर ये सैलरी वगैरह सिर्फ कहाँ जाएंगे, पी एंड एल में। चाहे वो सैलरी हो चाहे क्या हो, ब्रैकेट में लिखा होगा सैलरी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, या गुड्स गिवन इन चैरिटी, या गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल। बट अगर ये किस में आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सैलरी, फ्री सैंपल, चैरिटी टू परचेज वाली एंट्री डल चुकी है, तो परचेज ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम। तो ट्रेडिंग में वापस कम नहीं करना, क्योंकि परचेज ऑलरेडी कम हो चुका है, और ये वाला इंपैक्ट डाल देना, ये वाला मतलब सैलरी, चैरिटी और एडवर्टीजमेंट हो तो P&L में डाल देना, और ड्रॉइंग्स हो तो क्या है, कैपिटल में से माइनस कर देना। तो फाइनली कंक्लूड करो कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेडिंग में परचेजेस में से कम, और इन तीनों को P&L में डेबिट, और ये कैपिटल में से कम। और ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो परचेजेस में से कम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। इन तीनों को सिर्फ P&L में डेबिट करना है, और इसको कैपिटल में से कम। ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है मतलब परचेज कम नहीं करना, दूसरा इंपैक्ट ही लेना है खाली। अब करते हैं हम लॉस बाय फायर प्लस क्लेम। परचेज करी मैंने 100 की, एडजस्टमेंट में दे रखा है लॉस बाय फायर 10 रुपीज का, और इंश्योरेंस क्लेम कितने की है, 8। एडजस्टमेंट में आने का मतलब ये एंट्री डलनी बाकी है। अब आराम से समझना, लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। स्टॉक जल गया तो स्टॉक की परचेज कम हो गया, और लॉस बाय फायर डेबिट हो गया। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तुम्हें 8 रुपए दे देंगे, मैं रो रहा हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें कितना दे देंगे, 8 रुपीज दे देंगे। तो मैंने अपना लॉस 10 डेबिट कर रखा है, उसमें से 8 मुझे कौन दे देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बना रहा हूँ डेटर, और अपना लॉस क्या कर रहा हूँ, कम। कि मेरा लॉस मैंने जो 10 बुक किया है उसमें से कितना मिल जाएगा मुझे, 8 तो वापस ही मिल जाएगा। तो आई विल रिड्यूस माई लॉस बाय ₹8 एंड इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम माई डेटर। पक्का? ऐसे समझ लो कि तुमने मेरा क्या तोड़ दिया, एसी। तो लॉस बाय एक्सीडेंट या जो भी है टू एसी। अब तुमने कहा कि सर हम आपको रुपए दे देंगे, आप टेंशन मत लो, तो फिर मेरा लॉस लगा ही नहीं, तो मैं लॉस को वापस क्या कर दूंगा, कम, और स्टूडेंट को क्या बना लूंगा, डेटर। तो अगर आपको अपने लॉस की रिकवरी कहीं से होगी तो आप लॉस को तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि दिस इज नो मोर योर लॉस, और जिससे होगी उसको क्या बना लो, डेटर। तो पहले मेरे आग लगी तो मैंने एंट्री क्या डाला, लॉस बाय फायर टू परचेज, कितने रुपए का, 10 रुपीज का। फिर क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कमिट कर दिया 8 दे देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी है ये, क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। डेटर बना ली कितने रुपए की, 8 रुपीज की, और लॉस क्या कर लिया, वापस कम। अब कितने का लॉस रह गया, अभी भी 2 रुपए का, तो वो 2 रुपए का लॉस कहाँ जाएगा, P&L। अब तुम इन तीनों एंट्रीज का इंपैक्ट लेकर क्या बनाने हैं, फाइनल अकाउंट। तो कैसे होगा बताओ, लॉस से लॉस तो कैंसिल हो गया, P&L में कितना डेबिट करना पड़ेगा, 2 रुपए। तो P&L में 2 रुपए का लॉस डेबिट करना पड़ेगा, परचेज में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 10, और इंश्योरेंस कंपनी को कितने का डेटर बनाना पड़ेगा, 8। तो परचेज में से कितना माइनस करना, 10। परचेज तो पूरी कॉस्ट से ही माइनस होगी, भले ही क्लेम मिल जाए तो भी क्या होगा, परचेज में से कितना कम होगा, पूरा कॉस्ट। लॉस कितने का डेबिट होगा, 2 रुपए का, और बैलेंस शीट में क्या आएगा, 8 रुपीज। तो सिंपल सी बात, समझ लो इतना सा। ट्रेडिंग में कितना क्रेडिट होगा, परचेज में से कितना हटेगा, 10। परचेज में से हमेशा कितना हटेगा, 10, क्योंकि आप देखो परचेज तो 10 से क्रेडिट हुआ है। लॉस कितने का आएगा, 2 रुपए का, जो वहां चार्ज हो जाएगा P&L में। लॉस कितने का आएगा, 2 रुपए का, 10 माइनस 8, लॉस माइनस क्लेम। P&L में कितना आएगा, 2 रुपीज। ट्रेडिंग में से परचेज में से कितना माइनस होगा, 10, और इंश्योरेंस कंपनी कितने से डेटर आ जाएगी, 8 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी कितने से डेटर आ जाएगी, 8 रुपीज। तो फिर से बताओ फटाफट से, ट्रेडिंग में क्या कम होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिस्टोर्ड। P&L में क्या आएगा, नेट लॉस। बैलेंस शीट में क्या आएगा, क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से जो लेना। अब कई बार क्या होता है, लॉस बाय फायर टू परचेज की एंट्री ऑलरेडी डाल के वो उसको कहाँ लिख देता है, ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में आया तो कौन सी एंट्री डल चुकी है, ये वाली, लॉस बाय फायर टू परचेज। तो इसका मतलब परचेज हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड, 100 की कितनी हो चुकी है, 90। अब 10 रुपए का लॉस है, 8 रुपीज की क्लेम एडजस्टमेंट में आ रही है, मतलब क्या है कि क्लेम वाली एंट्री अभी डलनी बाकी है। तो मैं क्या करूंगा,
लॉस बाय फायर को कम कर दूंगा और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना लूंगा, डेटर। और P&L में कितने रुपए भेज दूंगा, 2 रुपए। तो बताओ, अगर लॉस बाय फायर इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, दिस एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। तो अब इसको वापस परचेज में से कम मत करना, क्योंकि परचेज ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम। तो अब ट्रेडिंग वाला एडजस्टमेंट छोड़ देना। अगर लॉस बाय फायर किसके अंदर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्या मत करना, ट्रेडिंग वाला एडजस्टमेंट मत करना, परचेज में से कम मत करना। P&L में कितना चार्ज करना, 2 रुपए, क्योंकि 10 का लॉस है, वो 8 तो रिवर्स हो गया, P&L में कितना लॉस जाएगा, 2। तो ट्रेडिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि परचेज ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो जो ट्रेडिंग में परचेज, ट्रायल बैलेंस में परचेज आ रही है, वो की वो ट्रेडिंग में डालना। अब दोबारा माइनस मत करना, अगर लॉस बाय फायर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहा है तो। और P&L में कितना डाल देना, 2 रुपए। और बैलेंस शीट में कितना डाल देना, 800। तो बताओ, इनको कंपेयर करो। अगर ये दोनों चीजें कहाँ आ रही है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, तो क्या होगा, ट्रेडिंग में 10 रुपए कम, P&L में 2 रुपए, और बैलेंस शीट में 8 रुपए की एसेट। लॉस बाय फायर ऊपर आ रहा है तो क्या करना होगा, ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना, P&L में 2 रुपए और बैलेंस शीट में एसेट साइड में 8 रुपए। तो यहाँ वाले एडजस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट कम हो जाएगा, कब, इफ लॉस बाय फायर इज अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। तो कौन सा नहीं करना, परचेज में से कम नहीं करना। और ये दोनों ही ऊपर आ रहा है, मतलब क्या है, इंश्योरेंस क्लेम वाली एंट्री भी डल गई। तो अब ना परचेज में से कम करना, ना लॉस बाय फायर को और एडजस्ट करना। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, 8 रुपए कम हो चुका है। तो बस इस, अगर इतना आ रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनी वाली एंट्री भी डाल चुका है, मतलब ये सारी एंट्रीज ये क्या है, ऑलरेडी डाल चुका है। तब क्या करना होगा, ये सीधा सीधा कहाँ भेज देना, ट्रेडिंग में। ये कहाँ भेज देना, ट्रेडिंग के 2 में। ये कहाँ भेज देना, P&L के 2 में। और ये कहाँ भेज देना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो तीनों कंपेयर करा दो। अगर दोनों नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेडिंग में से 10 रुपए कम करने, P&L में 2 रुपए चार्ज करने, बैलेंस शीट में 8 रुपए लिखने। ये ऊपर आ गया तो क्या है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना, P&L में 2 रुपए चार्ज करने हैं, 10 माइनस 8। ये सीधा लॉस नहीं करना, 10 माइनस 8 करने, पक्का। और बैलेंस शीट में 8 रुपए लिखने। अब यहाँ 2 माइनस क्लेम नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लेम कम हो गया है। तो ये सीधा ट्रेडिंग के डेबिट में, ये P&L के डेबिट में, और ये बैलेंस शीट में ऐसे सब कुछ इधर आ रहा है। तो 2 में से अब वापस क्लेम माइनस नहीं करना। अब आप कहोगे 2 में से 8 तो याद ही आ जाएगा, लेकिन अगर इधर एक भी लिखा हो तो भी क्या है, 2 में से एक माइनस नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, मतलब क्या है, ये लॉस को कम करके आया है। लॉस ऊपर है, क्लेम नीचे है, मतलब क्या है, नेट लॉस 2 चार्ज करने हैं। लॉस भी ऊपर है, क्लेम भी ऊपर है, तो ये लॉस क्या है, नेट सीधा 2 ही माइनस P&L में डालना है, 2 माइनस 1 नहीं करना, क्योंकि ये माइनस होके ही आ रहा है, पक्का। बच्चों, अब हमारा फेवरेट एडजस्टमेंट आ गया, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, कि हम अगली बार के लिए पहले से ही हमें लॉस होगा, डेटर का क्या बना के रख लेते हैं, प्रोविजन। इस तरह से ट्रायल बैलेंस में डेटर आ रहा होगा, बेड डेट्स आ रहा होगा, प्रोविजन आ रहा होगा। इस प्रोविजन का मतलब क्या, अमाउंट चार्ज फ्रॉम P&L लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर हमने P&L में डेबिट किया था, किसके लिए, कि इस बार जो बेड डेट्स होंगे उसके लिए। इसका मतलब क्या है, ये इस बार के बेड डेट्स हो चुके हैं, जिसकी एंट्री डल चुकी है। ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब क्या है, इसकी एंट्री डल चुकी है, मतलब क्या एंट्री डल गई, बेड डेट्स टू डेटर। क्या एंट्री डल गई, बेड डेट्स टू डेटर। तो दीज डेटर्स आर ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट ऑफ बेड डेट्स। ये 1 लाख क्या है, 9,000 कट होने के बाद है, क्योंकि बेड डेट्स जब डेबिट हुआ, ये ट्रायल बैलेंस में आया, मतलब इसकी एंट्री डल गई, तो ये डेबिट हुआ, तो डेटर भी तो क्या हुआ था, क्रेडिट। तो दीज बेड डेट्स, दीज डेटर्स आर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 9,000, ठीक है। तो इसमें से अब और कुछ कम नहीं करना, क्योंकि ये डेटर जो आ रहे हैं, ये 9,000 कट के ही आ रहे हैं। वापस से बताओ, 7,000 के अमाउंट चार्ज फ्रॉम P&L लास्ट ईयर टुवर्ड्स बेड डेट्स। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि अगली बार 7 डूब जाएंगे, लेकिन डूबे कितने हमारे, 9,000। और डेटर क्या है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बेड डेट्स है। अब आपको आगे के लिए कितना प्रोविजन बनाना है, 10%। तो अब आप क्या बनाओगे, एक प्रोविजन का अकाउंट वर्किंग नोट में, उसमें सबसे पहले क्या लिख लोगे, 7,000। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7,000, तो प्रोविजन का अकाउंट वर्किंग नोट में बनाओगे, और ये 7,000 कहाँ लिख दोगे, इधर। अब इस 7,000 में से बेड डेट्स चार्ज कर दोगे, प्रोविजन टू बेड डेट्स। इस 7,000 के अगेंस्ट क्या चार्ज कर दोगे, बेड डेट्स। 7,000 के प्रोविजन था, डूब कितने गए, 9,000। तो 2,000 तो ये शॉर्ट पड़ रहा है, और आगे के लिए कितना प्रोविजन चाहिए आपको, 1 लाख का 10%। तो 10,000 आगे के लिए चाहिए, 2 पहले का शॉर्ट चल रहा है, तो P&L क्या आएगा, 12,000। तो अब एग्जाम के लिए क्या करना है, इसको बैलेंसिंग फिगर से आने देना। ओपनिंग प्रोविजन यहाँ लिख दो, जो कहाँ से आएगा, ट्रायल बैलेंस से। बेड डेट्स कहाँ लिख दो, यहाँ पर, जो कहां से आएगा, ट्रायल बैलेंस से। और क्लोजिंग प्रोविजन कैसे आएगा, 1 लाख के क्लोजिंग डेटर इंटू 10%। और वो ये 1 लाख में से 9 माइनस मत करना, ये घटने के बाद ही है। 1 लाख का 10%, 10,000, P&L किससे आ जाएगा, बैलेंस।
फिर से बताओ ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेट्स कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ओपनिंग प्रोविजन यहाँ लिख दो, बेड डेट्स यहाँ लिख दो। इसका मतलब क्या है, 7 का प्रोविजन था, बेड कितना हो गया 9, तो 2 तो ये चाहिए। और 1 लाख का 10% यहाँ लिख दो, 10,000। पी एंड एल की बैलेंस से अमाउंट आएगी जो कहाँ चार्ज कर देना, पी एंड एल से। ये किससे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। अब बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे, 1 लाख के डेटर है जिसके अगेंस्ट कितने डूबने के चांस है, 10,000। तो 1 लाख माइनस 10,000। तो बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट आएगी, ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। 1 लाख में से क्या माइनस करना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। पी एंड एल वाली अमाउंट मत चार्ज कर देना, पी एंड एल की अमाउंट अलग आएगी और बैलेंस शीट में डेटर का क्लोजिंग प्रोविजन क्या होगा, माइनस 1 लाख माइनस 10%। फिर से सुन लो, ओपनिंग प्रोविजन यहाँ लिखो, क्लोजिंग डेटर का 10% यहाँ लिखो, बेड डेट्स जो यहाँ आ रहे हैं वो उसको लिख दो। ये बैलेंसिंग फिगर से पी एंड एल, ये अमाउंट सिर्फ कहाँ जाएगी, पी एंड एल में। बैलेंस शीट में कैसे आएगा, 1 लाख माइनस 10,000। अब कई बार क्या होता है, एडजस्टमेंट में कुछ चीज दे देती है जिससे डेटर औरों का चेंज हो जाता है। तो एडजस्टमेंट में भी क्या आ रहा है, बेड डेट्स। तो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स आ रहा है तो मतलब इसकी एंट्री होनी क्या है, बाकी। तो इसकी एंट्री क्या होती है बताओ, बेड डेट्स टू डेटर। तो अगर एडजस्टमेंट में आ रहा है बेड डेट्स, तो पहले उसकी एंट्री सोचो, बेड डेट्स टू डेटर, और उसका इंपैक्ट ले लो। बेड डेट्स क्या हो जाएंगे, 4,000 ज्यादा, और डेटर क्या हो जाएंगे, 4,000 कम। अब बाकी पिछले के जैसे बन गया, ये 7,000 यहाँ आना ही था। अब बेड डेट्स कितने हो गए, 9 + 4 13, तो यहाँ कितना चार्ज करना, 13। और डेटर अब 1 लाख के नहीं रहे, कितने के हो गए, 96,000। तो 96,000 का 10% प्रोविजन बनाना, पी एंड एल आ जाए। तो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स आ रहा है तो पहले क्या करो, बेड डेट्स को बढ़ा लो और डेटर को क्या कर लो, कम। बाकी पिछले के जैसा हो गया, ये यहाँ लिख दिया, दोनों बेड डेट्स मिला के यहाँ आ गए, और डेटर 96,000 का आप क्या बनाओ, प्रोविजन। तो अगर एडजस्टमेंट में कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिसकी एंट्री नहीं डली हुई, तो पहले उसकी एंट्री डालो, जिसकी वजह से बेड डेट्स या डेटर कोई भी चीज चेंज होती है, तो पहले वो चेंज कर लो, फिर क्या करो, उसके बाद देखो। तो एडजस्टमेंट वाले, अब बताओ यहाँ कौन से बेड डेट्स आएंगे, टोटल। ट्रायल बैलेंस वाले भी और एडजस्टमेंट वाले भी। यहाँ कौन से आएंगे, दोनों। क्योंकि आप इसकी एंट्री सोच लो बस, बेड डेट्स टू डेटर, इससे क्या होगा, बेड डेट्स बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ कौन से आएंगे, दोनों। बट यहाँ कौन सा माइनस होगा, सिर्फ 4,000। यहाँ कौन सा माइनस होगा, 4,000, उसके बाद में रेट अप्लाई करेंगे। तो क्या चेंज हो गया, ये इतना एज इट इज अभी भी आ रहा है। यहाँ कौन से आएंगे, एडजस्टमेंट वाले भी और ट्रायल बैलेंस वाले भी। यहाँ कौन से माइनस होंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट वाले, सिर्फ एडजस्टमेंट वाले, उसके बाद में रेट अप्लाई करना, पी एंड एल आ गया बैलेंस। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, 1 लाख बचे ही नहीं, कितने रह गए, 96,000। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 लाख माइनस 4,000, रही कितने गए, 96,000, और फिर ये वाला प्रोविजन माइनस कर। तो बैलेंस शीट में 1 लाख से मत कर देना, 1 लाख ये माइनस नहीं करना है, माइनस 4,000, 96,000, और फिर ये प्रोविजन क्लोजिंग वाला माइनस कर। फाइनली लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद आ रहे हैं तो यहाँ कौन से आएंगे, दोनों बेड डेट्स, ये प्रोविजन इधर आएगा। और क्लोजिंग प्रोविजन किसका बनेगा, 1 लाख माइनस ट्रायल बैलेंस के बाद वाले प्रोविजन का 10% डिफरेंस पी एंड एल में इधर आ जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या होगा, 1 लाख माइनस 4,000, 96,000, और फिर इसका 10%। उसके बाद क्या होगा, अब बच्चों डेटर है, बेड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, और ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है और डिस्काउंट है, और फिर नीचे भी बेड डेट्स है, क्लोजिंग प्रोविजन, बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का कितना है, 10%, और डिस्काउंट का कितना है, 2%। तो पहले आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ बेड डेट्स का सोचो। ये 7,000 यहाँ लिख दिया, बेड डेट्स 9,000 प्लस 4,000 यहाँ लिख दिए, क्योंकि इसकी एंट्री क्या डलेगी, बेड डेट्स टू डेटर। तो बेड डेट्स टू डेटर डालने से क्या होगा, ये 4,000 बढ़ जाएगा और ये 4,000 माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ लिख दिए। डेटर का प्रोविजन कितना आएगा, 1 लाख माइनस 4,000, 96,000 का 10%, 9600, ये वो का वो। तो अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आ भी रहा है तो ये अमाउंट तो क्या है, सेम वैसी रहेगी जो पहले थी। यहाँ कौन से आएंगे, दोनों बेड डेट्स। यहाँ कौन सा आएगा, क्लोजिंग, ये एडजस्टमेंट वाला माइनस करने के बाद प्रोविजन। पक्का। अब सेम वे में क्या बनाना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये पी एंड एल की अमाउंट आ जाएगी। सेम वे में क्या बनाना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इधर कितना है, 4,000, बैलेंस बीडी कितना है, 4,000, डिस्काउंट कितने का दे दिया, 3,000। अगर नीचे और डिस्काउंट लिखा होता तो यहाँ दोनों आते, जैसे यहाँ बेड डेट्स दोनों आ रहे हैं वैसे यहाँ डिस्काउंट भी दोनों आएंगे, 4,000 माइनस 3,000। अब क्लोजिंग डिस्काउंट का प्रोविजन किस पर बनेगा, आपके 1 लाख के थे, 4 डूब ही गए थे, 96,
यहाँ जो लिया है ना 96,000, उसमें से ये माइनस कर देना, उसके बाद डिस्काउंट का क्या बनाना, प्रोविजन। यहाँ 96 का बनाया, यहाँ 96,000 माइनस 96 का 2% बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे 1 लाख में से 4,000 तो डूब ही चुके हैं, तो मेरे डेटर कितने के बचे हैं, 96,000। उसमें से भी मैं मान रहा हूं कि मेरे कितने रुपए और डूबने के चांस आ गए, 10%। तो मैं डिस्काउंट किसको दूंगा भाई? ये रुचि कह रही है मैं फीस दूंगी ही नहीं। अब आपको पता लग गया मांगता कौन है। तो रुचि कह रही है मैं फीस दूंगी ही नहीं, तो फीस नहीं देगी तो फिर डिस्काउंट किस बात का मिलेगा? डिस्काउंट तो उसी का ही मिलेगा ना जो फीस देंगे। तो डेटर बचे हुए हैं 96,000 के, उसमें से मुझे लग रहा है कि 9600 तो क्या है, पैसे ही मतलब आगे के लिए चाहिए। ये आगे के बजट्स कितने और होने हैं, 9600। तो 96,000 में से 96 की फीस आएगी ही नहीं, तो डिस्काउंट का प्रोविजन तो किस पर बनेगा, रिमेनिंग 9600 को काटने के बाद 2%। तो बस ये सेम वैसे ही बनाना है डिस्काउंट का अकाउंट भी, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओपनिंग प्रोविजन यहाँ लिख दो, जो दे दिया डिस्काउंट वो यहाँ लिख दो। यहाँ पर कैसे लिखो, क्लोजिंग डेटर माइनस क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ डेटर, उन दोनों को माइनस करने के बाद के ऊपर रेट लगाओ। तो यहाँ 96 पर लगाई है, तो इधर किस पर लगानी है, 96 माइनस ये वाली अमाउंट, उसका 2%। अब ये दोनों अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर से आई है वो कहाँ आ जाएगी, पी एंड एल में। बैलेंस शीट में कितना आएगा, 1 में से 4 तो ऑलरेडी चला गया, तो कितना हो गया, 96,000। पहले मैं कह रहा था खाली ये माइनस करना है, अब ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। तो बैलेंस शीट में दोनों प्रोविजन माइनस होके आएंगे। फिर से सुन लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में क्या है, ये 4,000 सीधा सीधा आ गया, डिस्काउंट ये भी आ जाएगा, और अगर एडजस्टमेंट में होता तो वो भी आ जाता। ठीक है, यहाँ कौन सा आएगा, जिसका प्रोविजन तुमने यहाँ बनाया है, 96 का तुमने यहाँ बनाया है, तो यहाँ 96 तो लिखना ही है, माइनस ये वाली अमाउंट का 2%। बैलेंस शीट पी एंड एल में क्या आएगा, ये दोनों फिगर। बैलेंस शीट में क्या आएगा, 1 लाख माइनस 4,000, ये माइनस नहीं करने, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 1 लाख माइनस 4,000 96,000 माइनस ये दोनों प्रोविजन, ये कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। अब कोई छुटपुट एडजस्टमेंट रह गए, वो किस में करेंगे हम, क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो तैयार रहेगी A to Z क्वेश्चंस की, स्टडी मटेरियल, आरटीपीज एमटीपी सबके। ठीक है, लव यू सो मच, बाय बाय।